निधि ने मम्मी पापा को सहारा देकर कार से उतारा, फिर उनके आगे आगे मकान की तरफ बढ़ी। मकान सन्नाटे में डूबा था। उसके आगे धूल और गंदगी का साम्राज्य था, जैसे महीनों से वहां सफाई नहीं की गई थी। सच भी था, ये मकान लगभग 1.5 महीने से बंद पड़ा था। निधि ने पर्स से चाबी निकालकर ताला खोला। मकान के अंदर का हाल भी बहुत बुरा था। बंद रहने के बावजूद सारी चीजें धूल से अंटी पड़ी थी। नमी के कारण एक अजीब सी बदबू हवा में विराजमान थी। मम्मी पापा को सोफे पर बिठाकर निधि कुछ सोचने लगी। उसके मम्मी पापा तो जैसे गूंगे और बहरे हो गए थे। वे बिल्कुल संज्ञा शून्य थे। आंखें खोई खोई थी और वे सोफे पर गुड्डे गुड़िया की तरह अविचल बैठे हुए थे। निधि ने जल्दी जल्दी मम्मी पापा के कमरे की थोड़ी बहुत सफाई कर दी। फिर उन्हें उनके कमरे में बिठाकर बाई को फ़ोन कर उसे जल्दी घर आने के लिए कहा। मम्मी पापा तब तक चुपचाप बैठे रहे। पापा, आप अपने को संभालो, इतना सोचने से कोई फ़ायदा नहीं। मम्मी आप लेट जाओ, मैं बाहर से दूध ब्रेड लेकर आती हूँ। तब तक बाई आ जाएगी, फिर आगे क्या करना है सोचा जाएगा। निधि के बाहर जाने के बाद भी उसके मम्मी पापा वैसे ही निश्चल बैठे रहे, परंतु अंदर से वे दोनों ही बहुत अशांत थे। उनके हृदय में एक तूफान मचल रहा था। दिमाग में हाहाकार मचा हुआ था। वे समझ नहीं पा रहे थे उन्हें किस पाप की सज़ा मिली थी। जीवन में उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया था जो उन्हें हवालात के शिकंजों के पीछे पहुंचा सकता। फिर भी उन्हें सज़ा मिली थी। 1 महीने तक वे पत्नी और बेटे के साथ जेल के अंदर रहे थे। आज जमानत पर छूट कर आए थे। बेटा अभी भी बंद था। उनके दिमाग में एक जैसे विचार घुमड़ रहे थे। राजीव और सुषमा का दाम्पत्य जीवन बहुत सुखमय था। दोनों ही सरकारी सेवा में थे। संतानें भी 2 ही थी। बड़ी बेटी निधि की ग्रेजुएशन के बाद शादी कर दी थी। दामाद अजीत एक अच्छी कंपनी में एग्जीक्यूटिव था। बेटी भी ससुराल में सुखी थी। उनका बेटा महेंद्र एमटेक करने के बाद दिल्ली की एक कंपनी में अच्छी सैलरी पर नौकरी करने लगा था। कहीं कोई दुख और अभाव उनके जीवन में नहीं था। बेटे की नौकरी लगते ही उसके रिश्ते की बात चलने लगी थी। राजीव और सुषमा अच्छी लड़की की तलाश में थे, परंतु शादी के पहले अच्छी बुरी लड़की का पता कहाँ चलता है। महेंद्र की शादी एक रिश्तेदार की बेटी सपना से हो गई, परंतु जैसे बेटे की शादी के बाद से ही राजीव के सुखमय परिवार में राहु केतु की कुदृष्टि पड़ गई। जिस लड़की को अच्छी बहू समझकर वे घर में लाए थे, उसने ससुराल की चौखट में कदम रखते ही अपना रूप दिखाना आरंभ कर दिया। राजीव का परिवार बहुत शांत प्रिय था। घर का कोई भी सदस्य ऊंची आवाज में बात नहीं करता था। लड़ाई झगड़ा तो बहुत दूर की बात थी, परंतु बहू ने घर में आते ही घर के शांत माहौल को आग लगा दी। घर के अन्य सदस्य उस आग को बुझाने का प्रयत्न करते, परंतु सपना हर घड़ी उसमें ज्वलनशील पदार्थ डालती रहती थी। सपना को पता नहीं क्या परेशानी थी, कोई समझ नहीं पा रहा था। घर के किसी काम में वह हाथ नहीं बटाती थी। सारा दिन कमरे में पड़ी रहती थी। महेंद्र के दफ्तर जाने के बाद भी वह अपने कमरे से कम ही निकलती थी। सास से नाक भौं सिकोड़ कर बात करती। सुषमा बहुत समझदार और सहनशील महिला थी। वे सोचती बहू नए घर में आई है, नए लोग और नए माहौल में शायद समन्वय नहीं बिठा पा रही होगी। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, परंतु सब कुछ ठीक नहीं हुआ। सपना ने साफ साफ कह दिया, वह घर के किसी काम में हाथ नहीं बटाएगी। वह घर की बहू थी, नौकरानी नहीं। सबने एक दूसरे का मुंह देखा और बिना कुछ बोले जैसे सब कुछ समझ गए। सपना आलसी और कामचोर थी, परंतु अपने पेट के लिए तो कीड़े मकोड़े और जानवर भी मेहनत करते हैं। सपना को कब तक कोई बनाकर खिला सकता था। इसके बाद भी सभी आश्वासित थे कि सपना एक दिन दुनियादारी का निर्वाह करेगी। राजीव आदतन सवाल कम करते थे, परंतु सुषमा ने महेंद्र से पूछा, बहू ऐसा क्यों कर रही है? पता नहीं, महेंद्र ने मुंह लटकाकर कहा। बेटा तुम उसके पति हो, उसके दिल को टटोल कर देखो। शादी में उसकी भी मर्जी थी, फिर क्यों घर में अशांति फैला रही है? ठीक है, पता करूंगा, कहकर उसने बात को टाल दिया। परंतु बात टली नहीं, बल्कि और बिगड़ती चली गई। अब रात में महेंद्र के कमरे से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी थी। इन आवाज़ों में सपना की आवाज़ ही प्रमुख होती। महेंद्र का स्वभाव ऐसा नहीं था
कि वह किसी से लड़ाई कर सकता। न उसके संस्कारों ने उसे मारपीट करना सिखाया था। फिर सपना के चीखने चिल्लाने का कारण क्या था? राजीव और सुषमा की समझ में कुछ न आता, परंतु उनके मन में भय पसरने लगा था। क्या महेंद्र की सपना के साथ शादी करके उन्होंने कोई गलती की थी? परिवार में रोज रोज की कलह कोई अच्छी बात नहीं थी। सभी अवसादग्रस्त रहने लगे थे। महेंद्र माँ बाप से कोई बात नहीं बताता था। पता नहीं क्यों। आखिरकार राजीव और सुषमा ने तय किया कि वह बेटे से बात करेंगे। अगले रविवार को सभी लोग नाश्ता कर रहे थे। सपना उनके साथ ना नाश्ता करती थी ना खाना खाती थी। महेंद्र उसका नाश्ता खाना उसके कमरे में दे आता था। बेटा, तुम कुछ बताते नहीं हो। आखिर बहू को इस घर से या हमसे क्या परेशानी है? हम तो उसे एक शब्द भी नहीं कहते। वो अपने मन की करती है, फिर तुम्हारे बीच लड़ाई झगड़ा। इतना कहकर सुषमा चुप हो गई। राजीव ध्यान से महेंद्र का मुंह ताक रहे थे। महेंद्र ने अपना हाथ रोककर कहा, मम्मी, मैं स्वयं हैरान और परेशान हूँ। वह कुछ बताती ही नहीं, बस बात बात में गुस्सा करना और बात को बढ़ाते चले जाना उसका स्वभाव है। मैं चुप रहता हूँ तब भी चिल्लाती रहती है। क्या वह स्वभाव से ही गुस्सैल और चिड़चिड़ी है? हो सकता है, परंतु हम कुछ भी तो ऐसा नहीं करते जिससे उसे गुस्सा आए। कुछ समझ में नहीं आता। राजीव ने पहली बार अपना मुंह खोला। क्या मैं उससे बात करूं? कर सकते हैं, परंतु वह बहुत बदतमीज़ है। जब मेरी नहीं सुनती तो आपकी क्या सुनेगी? कहीं गुस्से में आपकी बेइज्जती ना कर दे। महेंद्र ने कहा। तो फिर उसके मम्मी पापा से बात करके देखते हैं, कुछ तो उसके स्वभाव के बारे में पता चले। राजीव ने आगे सुझाव दिया। देख लीजिए, जैसा आप उचित समझे। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। हर क्षण यही भय बना रहता है कि पता नहीं किस बात पर वह भड़क जाए। सच, महेंद्र मानसिक रूप से बहुत परेशान था। सपना के सारे प्रत्यक्ष प्रहार वही झेलता था। सुषमा और राजीव उसे बस धीरज बंधा सकते थे। राजीव ने फ़ोन पर सपना के पिता अनिल से बात की। सपना के व्यवहार के बारे में विस्तार से बताने के बाद पूछा, भाई साहब, हम अपनी तरफ से कोई ऐसा काम नहीं करते कि उसे कोई कष्ट हो, परंतु पता नहीं उसे किस बात की तकलीफ़ है कि हर पल झगड़े के मूड में रहती है। अनिल जी ने बताया, भाई साहब, सपना बचपन से ही क्रोधी और जिद्दी स्वभाव की है। हर काम में अपनी मनमानी चलाती है। चीख चिल्लाकर अपनी ही गलती सही बात मनवा लेती है। हमने सोचा था शादी के बाद ठीक हो जाएगी, परंतु भाई साहब, हम तो उसे किसी बात के लिए नहीं टोकते, न उसे कुछ करने के लिए कहते हैं। हमारा बेटा तो ऊंची आवाज़ में भी बात नहीं करता, फिर भी, और वह कुछ बताती भी नहीं। कुछ कहे तो हम उसके मन की बात भी समझें। किस दिन मैं पत्नी के साथ आकर उसे समझाऊंगा, कहकर अनिल ने बात समाप्त कर दी। अगले सप्ताह अनिल पत्नी के साथ राजीव के घर आए। उन्होंने अकेले में सपना से बात की और दोपहर का खाना खाकर चले गए। उनके जाते ही जैसे घर में तूफान आ गया। सपना ने अपना रौद्र रूप दिखाते हुए कहा, आप लोग क्या समझते हैं अपने को? मैं क्रोधी हूँ, ज़िद्दी हूँ, झगड़ालू हूँ, तो आपको क्या? ये मेरा स्वभाव है, मैं इसे नहीं बदल सकती। अगर आपको मुझसे कोई तकलीफ़ है तो अपना बोरिया बिस्तर उठाइए और कोई दूसरा ठिकाना ढूंढ लीजिए। मेरे मम्मी पापा से मेरी शिकायत करके आपने अच्छा नहीं किया। सपना के वाक्य वाण सीधे राजीव और सुषमा के ऊपर चल रहे थे। सुषमा और राजीव ने एक साथ आंखें फैलाकर सपना को देखा। मन में लज्जा और ग्लानि का भाव भी उपजा। ये उनकी बहू थी, कैसा सम्मान दे रही थी उन्हें। उनके मन में उसके प्रति कोई द्वेष नहीं था। आज तक उससे ओछी बात नहीं की थी, परंतु वह पता नहीं किस बात का बदला ले रही थी उनसे। उनकी क्या गलती थी? बस यही ना कि वह उनकी पुत्रवधू थी। अगर उसे इस घर में ब्याह कर नहीं आना था तो न आती, मना कर देती। उन्होंने कौन सी जबरदस्ती की थी? ब्याह में उसकी भी सहमति थी। राजीव ने कुछ कहना उचित नहीं समझा, परंतु सुषमा से पति का अपमान सहन नहीं हुआ। थोड़ा तेज आवाज में बोली, बेटा, तू बेजान गुड्डे की तरह बैठा है? तुझे दिखाई नहीं दे रहा है ये किस तरह हमारी इज्जत उतार रही है? किस जन्म का बदला ले रही है ये? हमने इसका क्या बिगाड़ा है? महेंद्र को माँ की बात से दुख हुआ। उसने मन में साहस की बिखरी कड़ियाँ जोड़ी और कुछ तेज आवाज में कहा, सपना, मम्मी पापा से इस तरह बात करते हैं? तुम्हें जो कहना है मुझसे कहो। मम्मी पापा की बेइज्जती मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। वाह रे श्रवण कुमार, सपना ने उसका उपहास उड़ाते हुए कहा, आज पहली बार देख रही हूँ मुंह में जबान भी है तुम्हारे।
कल तक तो मेरे सामने मिमियाते रहते थे। महेंद्र को क्रोध आ गया। सपना, अपनी सीमा पार मत करो। कल तक बात मेरी और तुम्हारी थी। आज तुमने मम्मी पापा को गाली दी है, उनका अपमान किया है, वह भी अकारण। मेरी समझ में नहीं आता तुम बेवजह घर में झगड़ा क्यों करती रहती हो। इससे तुम्हें कौन सा सुख मिलता है। परंतु एक बात समझ लो, तुम्हारे कर्म तुम्हें कोई सुख नहीं देंगे। एक दिन तुम पछताओगी। क्या कर लोगे तुम मेरा? सपना ने उसे चैलेंज किया। मैं क्या करूँगा ये मैं नहीं जानता, परंतु शांत जल के अंदर हलचल नहीं होती, उसमें लहरें नहीं उठती, ये कभी मत भूलना। ओ, तो तुम मुझे तूफान की धमकी दे रहे हो? यही तो मैं चाहती हूँ, तूफान आए और तुम सब उसकी चपेट में आकर तहस नहस हो जाओ। उन सभी के मुख पर जैसे ताले पड़ गए। उनकी चुप्पी से सपना और ज़्यादा क्रोधित हो गई। तूफान तो मैं लाऊंगी तुम सबकी ज़िंदगी में, देखना मैं क्या करती हूँ। और वह पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद एक सूटकेस लेकर निकली। तब तक सभी ड्राइंग रूम में दहशत से भरे एक दूसरे का मुंह देखते हुए खड़े थे। सपना बाहर निकली तो महेंद्र ने पूछा, कहाँ जा रही हो? तुम्हें जहन्नुम में भेजने का इंतज़ाम करने जा रही हूँ, तैयार रहना। और वह तमतमाती हुई चली गई। किसी की हिम्मत ना हुई कि उसे रोक ले। रोकने से भी क्या रुकती, परंतु वे सब डर गए थे, कहीं मर खप ना जाए और उसे मारने का इल्ज़ाम उनके ऊपर आ लगे। कुछ देर बाद उन्होंने सलाह की कि क्या किया जाए। सबसे पहले राजीव ने अनिल को फ़ोन करके बता दिया कि सपना घर छोड़कर चली गई थी। तब तक वह अपने मायके नहीं पहुंची थी। इसके बाद वह देर तक माथापच्ची करते रहे कि आगे क्या किया जाए, परंतु किसी को आगे की कार्रवाई समझ न आई। सो अभी ये सोचकर चुप होकर बैठ गए कि जो होगा देखा जाएगा। शाम होते ही स्पष्ट हो गया कि उन पर क्या विपत्ति आई थी। सपना ने उनके जीवन में भयानक तूफान खड़ा कर दिया था। शाम 7 बजे के लगभग स्थानीय थाने से 3 पुलिस वाले उनके घर आए थे। 2 हवलदार, दूसरा सिपाही। हवलदार ने पहले उनके नाम पूछे, फिर कहा, आप तीनों के थाने चलना पड़ेगा। तीनों ने पहले शंकित और भयभीत दृष्टि से एक दूसरे की ओर देखा। फिर महेंद्र ने थोड़ा साहस बटोरकर पूछा, क्यों? आपकी पत्नी ने आप लोगों पर घरेलू हिंसा का केस दर्ज करवाया है। दरोगा साहब ने बुलाया है, बाकी पूछताछ वहीं करेंगे। उनके ऊपर तो जैसे गाज गिर गई। ये कौन से कर्मों की सज़ा उन्हें मिल रही थी। सपना को उन्होंने कभी टेढ़ी नज़र से भी नहीं देखा और उसने अपने सास ससुर और पति पर घरेलू हिंसा का केस दर्ज करवा दिया। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसी स्थिति में क्या किया जाए। थाने जाने से पहले उन्होंने बेटी निधि और दामाद अजीत को फ़ोन करके बता दिया था कि उन पर क्या विपत्ति आ पड़ी थी। उनके थाने पहुंचने के थोड़ी देर बाद निधि और अजीत भी थाने पहुंच गए थे। उनको दरोगा ने बैठने के लिए कह दिया था। पूछने पर बस इतना बताया था कि सपना ने उनके खिलाफ मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना, हिंसा और अत्याचार का मामला दर्ज करवाया था। पूछताछ के बाद आगे की कार्रवाई होगी। रात 10 बजे तक वे लोग थाने में बैठे रहे, परंतु उनसे कोई पूछताछ नहीं हुई। बस उन्हें बताया कि सुषमा, राजीव और महेंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया था। कल उन्हें मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा। ये उन तीनों के लिए ही नहीं, निधि और अजीत के लिए भी बहुत बड़ा आघात था। सुषमा, राजीव और महेंद्र को थाने के लॉकअप में बंद कर दिया गया था। निधि और अजीत घर आ गए। रात में बेचारे वे क्या कर सकते थे। अगला दिन भी उनके लिए कोई सुखदायी नहीं रहा। पुलिस ने तीनों लोगों को अदालत में पेश कर 1 दिन की पुलिस हिरासत में ले लिया था, ताकि उनके बयान दर्ज किए जा सके। अजीत ने एक वकील के माध्यम से उनकी जमानत की अर्जी डलवाई, परंतु उसकी सुनवाई के लिए अगले दिन की तारीख दे दी गई। पुलिस रिमांड खत्म होते ही सुषमा, राजीव और महेंद्र को तीसरे दिन फिर से कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस ने उन्हें जेल भेजने की मांग की। बचाव पक्ष की तरफ से उनकी जमानत की अर्जी पर भी सुनवाई हुई, परंतु उसके पक्ष के वकील ने इसका पुरजोर विरोध किया कि सपना का बयान भी मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज हो चुका था। उसने साफ साफ शब्दों में कहा था कि शादी के दूसरे दिन से उसके सास ससुर और पति उसके ऊपर शारीरिक अत्याचार करते थे। हालांकि उसने स्पष्ट तौर पर यह नहीं बताया था कि उसके साथ मारपीट का कारण क्या था। फिर भी मामला संदिग्ध था, इसलिए किसी भी मुलजिम की जमानत स्वीकार नहीं हुई। उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।
एक सप्ताह के अंदर पुलिस ने अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। आरोप पत्र में कई लोगों के बयान थे, परंतु किसी के बयान में स्पष्ट तौर पर ये नहीं कहा गया था कि सपना के साथ मारपीट जैसा कोई मामला हुआ था। उसके माता पिता ने भी इस मामले में अनभिज्ञता प्रकट की थी। साक्ष्य कमजोर होते हुए भी सुषमा और राजीव की जमानत में 1.5 महीना लग गया। इसका प्रथम कारण ये था कि अदालत में उनके विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल हो चुका था। दूसरे, सपना ने धारा 164 सीआरपीसी के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के समक्ष शपथ खाकर बयान लिखवाया था कि उसके साथ नियमित रूप से मारपीट की जाती थी। उसे मानसिक रूप से परेशान किया जाता था। कई तारीखों में बहस हुई। अंत में सत्र न्यायालय में उनकी जमानत की अर्जी की सुनवाई हुई। सत्र न्यायाधीश ने आरोप पत्र में वर्णित साक्ष्यों पर विचार किया, दोनों पक्षों के तर्क सुने और अंत में यह निर्णय दिया कि सुषमा और राजीव के विरुद्ध ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे यह प्रमाणित होता हो कि उन्होंने सपना के साथ किसी भी प्रकार का मानसिक या शारीरिक अत्याचार किया हो, सो उनकी जमानत स्वीकार की जाती है। महेंद्र के बारे में जज ने कहा, चूंकि मामला पति पत्नी का है और उनके बीच क्या गड़बड़ है यह अभी तक स्पष्ट नहीं है, सो उसकी जमानत स्वीकार नहीं की जा सकती। मुकदमा चलता रहेगा। आज जमानत पर सुषमा और राजीव घर आए थे। निधि दूध और ब्रेड लेकर आई तो सुषमा और राजीव की विचारधारा को विराम मिला। पिछले 1.5 महीनों के दुर्दिनों की अंत कथा उनके दिमाग में उमड़ घुमड़ रही थी। निधि ने चाय बनाई, तीनों के साथ साथ चाय पी। चाय खत्म हुई तो बाई आ गई। वह उदास सी खड़ी सुषमा और राजीव को देख रही थी। कई सालों से वह उनके घर में काम कर रही थी, अच्छी तरह उन सबके स्वभाव से परिचित थी। उनके ऊपर आई विपत्ति से वह परिचित थी। उसे दुख था कि प्रकृति भी अच्छे लोगों को परेशान करती है, उन्हें कष्ट देती है। निधि ने उसे कहा, मालती, किचन में थोड़ी चाय बची है, उसे गर्म करके पी लो, फिर घर की सफाई करो, मैं तब तक खाना बना लूँगी। दीदी, चाय मैं बाद में पी लूँगी, पहले घर की सफाई करती हूँ, बहुत गंदा हो गया है। ठीक है। फिर निधि ने मम्मी पापा से कहा, आप दोनों तब तक नहा धो लीजिए, अजीत ऑफिस से होकर अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे। सुबह अजीत उनके साथ ही था। निधि को मम्मी पापा के साथ घर भेजकर वह ऑफिस चला गया था। अजीत आया तो सभी लोगों ने साथ साथ खाना खाया। खाते समय आगे की कार्रवाई पर विचार किया गया। सुषमा ने पूछा, आगे क्या होगा? मुकदमा चलेगा, परंतु उसकी चिंता नहीं है। हमें सबसे पहले महेंद्र की जमानत करवानी होगी। कैसे होगी? हमारे पास हमारी बेगुनाही का कोई सबूत नहीं है, सुषमा ने मायूसी से कहा। मारपीट का सबूत तो सपना के पास भी नहीं है, निधि ने तर्क दिया। सही है, परंतु नवविवाहिता है, उसी ने मुकदमा लिखवाया है। जब तक हम कोई सबूत नहीं देंगे उसी की बात सच मानी जाएगी। ये तो गनीमत समझो कि उसने हमारे खिलाफ दहेज का मुकदमा दर्ज नहीं करवाया, वरना कभी जमानत न हो पाती। तो फिर अब क्या होगा? सुषमा ने ही पूछा। कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। वकील का कहना है कि सपना के बयान से यह स्पष्ट नहीं है कि हमारा उसके साथ मारपीट करने का क्या कारण है। केस की यही कमज़ोर कड़ी हमारे पक्ष में जाएगी। परंतु बेटा, मुकदमा तो ना जाने कितना लंबा चले, इतनी जल्दी फैसला कहाँ आएगा? तुम तो महेंद्र की जमानत के लिए कुछ करो। मम्मी, आप इन जैसे शातिर लड़कियों को नहीं जानती, अजीत ने हंसकर कहा। जब माँ बाप पर इनका जोर नहीं चलता तो ये घरेलू हिंसा और दहेज का मुकदमा दर्ज करवाकर पति से अलग हो जाती हैं। फिर माँ बाप भी अपनी मर्जी इन पर नहीं चला पाते और तब ये अपने प्रेमी के साथ शादी कर लेती हैं। सपना को उल्टी पट्टी पढ़ाने में अवश्य उसके प्रेमी का हाथ होगा, निधि ने कहा। हमें सपना का प्रेमी का पता चल जाए तो हमारा केस मजबूत हो जाएगा। हाँ ज़रूर, परंतु पता कैसे चलेगा? सपना के माँ बाप तो बताएंगे नहीं, तुम पता करो। वैसे भी, सुषमा ने उत्साह से कहा, जैसे अभी सब कुछ सुलझ जाएगा। मैं तो पता नहीं कर पाऊंगा, किसी प्राइवेट जासूस की सेवा लेनी पड़ेगी। तो जल्दी करो बेटो। प्राइवेट जासूस बहुत कुशल था। 1 सप्ताह के अंदर ही उसने एक चौंकाने वाली रिपोर्ट ला दी। केवल रिपोर्ट ही नहीं दी थी, साथ में सबूत भी दिए। सपना की कॉल डिटेल्स और उसकी बातचीत की रिकॉर्डिंग के साथ साथ सपना के साथ उसके प्रेमी की तस्वीरें भी प्रस्तुत की। रिपोर्ट देखकर सबके हृदय को भारी धक्का लगा कि एक लड़की अपने प्रेम के लिए किस तरह माँ बाप की इज्जत और अपना दाम्पत्य जीवन चौपट कर सकती है। सपना इसकी बहुत अच्छी मिसाल थी।
रिपोर्ट से यह साबित हो गया था कि सपना किसी लड़के को प्यार करती थी, परंतु जाति अलग होने के कारण उसके पिता उसके साथ सपना की शादी के लिए तैयार नहीं हुए थे। सपना का प्रेमी कोई अच्छा काम भी नहीं करता था। वह किसी कैटरिंग वाले के यहाँ काम करता था और किसी शादी ब्याह में सपना ने उसकी जान पहचान हुई थी। समझ में नहीं आता लड़कियां किस प्रकार प्रेम में अंधी हो जाती हैं कि उन्हें अपने पारिवारिक मर्यादा और स्वयं के भविष्य का ख्याल नहीं रहता। महेंद्र की जमानत के लिए रास्ता आसान हो गया था। अजीत ने सारे सबूत अपने वकील के माध्यम से कोर्ट में जमा करवा दिए थे। कोर्ट ने सुनवाई के लिए 1 सप्ताह की तारीख दी थी। सुषमा और राजीव बहुत हैरान थे। कितने अरमानों से उन्होंने बेटे की शादी की थी, अपने व्यवहार और चरित्र से एक सुखी परिवार की स्थापना की थी, अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दिए थे कि गलती से भी किसी को कष्ट ना पहुँचे, परंतु फिर भी उन्हें एक ऐसी बहू मिली थी जिसके लिए एक घटिया लड़के का प्यार महत्वपूर्ण था और उसका प्यार पाने के लिए वह अपने सुखी दाम्पत्य जीवन को भी आग में झोंकने पर आमादा थी। उन्हें जेल की यातना परेशान नहीं कर रही थी, उन्हें तो सपना का व्यवहार परेशान कर रहा था। क्या इसके बाद वे किसी लड़की पर भरोसा कर सकेंगे, उसे बहू बनाकर अपने घर में ला सकेंगे? 1 सप्ताह बाद जब कोर्ट में सुनवाई हुई तो राजीव, अजीत और निधि कोर्ट में मौजूद थे। सपना भी अपने वकील और माँ बाप के साथ आई थी। उसके वकील को प्रतिवादी पक्ष का नोटिस मिल चुका था। महेंद्र के वकील ने एक एक सबूत जब अपने तर्कों के साथ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए तो सबकी आंखें आश्चर्य और अविश्वास से चौड़ी हो गई। स्वयं न्यायाधीश हैरान थे। सपना और उसके माँ बाप सिर झुकाए एक तरफ खड़े थे। उनके वकील की बोलती बंद थी। भले ही उसने सारे सबूतों को झूठ और गढ़ा हुआ बताया था, परंतु सच को चीखने की आवश्यकता नहीं होती। सपना और उसकी आवाज़ की रिकॉर्डिंग ने सारी साजिश से पर्दा उठा दिया था। सपना ने अपने प्रेमी की सलाह पर ससुराल वालों पर मारपीट का झूठा मुकदमा दर्ज करवाया था। सपना के वकील ने तर्क दिया, माय लॉर्ड, ये सारे सबूत झूठे हैं और जानबूझकर फैब्रिकेट किए गए हैं। इनकी कोई फॉरेंसिक जांच नहीं हुई है। इनको रिकॉर्ड पर लेकर माननीय न्यायालय अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। इनकी बिना पर मुलाजिम को जमानत नहीं दी जा सकती। जज ने पूछा, क्या आप चाहते हैं कि इसकी फॉरेंसिक जांच हो? अगर हाँ तो सपना और उसके तथाकथित प्रेमी की आवाज़ के सैंपल लेकर जांच करवाई जाए। इस पर वकील ने अब सपना और उसके माँ बाप की तरफ देखा। सपना तो अपना सिर इस तरह नीचे झुकाए खड़ी थी जैसे किसी ने उसके ऊपर थूक दिया था। उसके माता पिता ने इनकार में सिर हिला दिया। वकील ने उनके पास आकर पूछा, जांच करवाने में क्या हर्ज है? सपना के पिता ने कहा, मैं जानता हूँ ये सारे सबूत सही है। आगे जांच करवाकर मैं और फजीहत नहीं करवाना चाहता। इस लड़की ने हमें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। आप इस मामले को यहीं समाप्त कर दें। हालांकि कोई वकील ऐसा नहीं चाहता। वह किसी न किसी तरीके से मामलों को बढ़ाते रहना चाहता है, लेकिन यहाँ उसका तर्क किसी काम नहीं आया। सपना के पिता से स्वयं जज ने पूछा, क्या आपको मुल्जिम की जमानत पर कोई एतराज़ है? नहीं माय लॉर्ड। सपना का क्या कहना है? सपना थोड़ा आगे बढ़कर बोली, मुझे कोई एतराज़ नहीं, परंतु मैं अपने ससुराल नहीं जाना चाहती। ये बात मुकदमे के दौरान कहना। आज केवल प्रतिवादी की जमानत की सुनवाई हो रही है। सपना ने सहमति दे दी। कोर्ट ने महेंद्र की जमानत मंजूर कर ली। शाम को वह जेल से छूटकर घर आ गया। जब सारी चीज़ें शीशे की तरफ साफ थी, आसमान से धुंध छट चुकी थी, सपना के असामान्य व्यवहार का कारण पता चल गया था। राजीव के परिवार के पास ऐसे सबूत आ गए थे कि वे अगली 2-3 सुनवाई में मामले में बाइज्जत बरी हो सकते थे। मामले में बहुत ज़्यादा गवाह भी नहीं थे। सपना का बयान अहम था, परंतु सबूतों के मद्देनज़र उसके बयान की धज्जियाँ उड़ जाएगी। राजीव को सपना के माता पिता की चुप्पी खल रही थी। वे उनसे बात करना चाहते थे। जब उन्हें पता था कि उनकी बेटी ज़िद्दी और क्रोधी है, हर प्रकार से अपनी बात मनवा लेती है, तो फिर उनके बेटे से शादी करके उन्हें क्यों मुसीबत में डाला? शादी भी हो गई तो क्यों नहीं अपनी बेटी को समझा पाए? घरेलू हिंसा का मामला दर्ज होने के बाद भी उन्हें सच्चाई से अवगत नहीं कराया। अपनी बेटी का ही पक्ष लेते नजर आए।
राजीव ने अनिल को फ़ोन किया। भाई साहब, हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। क्या आप हमारे घर आ सकते हैं? अनिल ने शर्मिंदगी के साथ कहा, भाई साहब, मुझे खेद है कि सपना की वजह से आपके परिवार को इतनी मुसीबत झेलनी पड़ी। आप चाहते तो ये मुसीबत कम हो सकती थी। राजीव ने कुछ तल्खी के साथ कहा, मैं समझता हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, परंतु आप मेरी मजबूरी समझ सकते हैं। कोई भी बाप अपनी बेटी को जानबूझकर बर्बादी के गड्ढे में नहीं ढकेल सकता। वह जिस लड़के के साथ शादी करना चाहती थी, उसकी ना तो कोई सामाजिक हैसियत है, ना कोई अच्छा कमाने खाने वाला है। आप मुझे तो अपने दिल की बात बता सकते थे। राजीव ने कहा, भाई साहब, शादी ब्याह में कौन माँ बाप अपनी बेटी के प्रेम के बारे में बताता है? ये सब बातें तो छिपाई जाती है। परंतु मुझे नहीं पता था कि सपना उस लड़के के बहकावे में आकर इस हद तक गिर जाएगी। उसे तलाक चाहिए था तो और भी तरीके थे। आपके खिलाफ हिंसा का मामला दर्ज करवाकर जेल भिजवा दिया। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आप उसे ये झूठा मुकदमा दर्ज करने से तो रोक सकते थे। इसी बात का तो मुझे मलाल है। वो आपके घर से निकलने के बाद सीधे थाने गई थी। मुकदमा दर्ज करवा कर ही घर आई थी। मुझे पता ही नहीं चला। चलिए, अब आपके शर्मिंदा होने से भी क्या फ़र्क पड़ता है? आपके ऊपर जो कीचड़ उछलना था वो उछल चुका। हमारे जीवन में जो कष्ट लिखे थे वो हम भुगत चुके। अब सोचिए आगे क्या करना है। आपकी बेटी क्या चाहती है? आप लोग क्या चाहते हैं? अनिल ने बहुत विनम्रता से पूछा। अभी हम कुछ नहीं कह सकते। मुकदमा ख़त्म होगा तभी कुछ विचार करेंगे। आप क्या समझते हैं कि इतना कष्ट झेलने के बाद, जेल की हवा खाने के बाद, क्या हम इतना उदार होंगे कि सपना को अपने घर की बहू बनाकर रख सकेंगे? हाँ भाई साहब, ऐसा तो मुमकिन नहीं लगता, परंतु आप बहुत उदार हैं, क्षमाशील हैं। सपना की नादानी को भूलकर उसे माफ़ कर सकते हैं। उसने अपने दाम्पत्य जीवन को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। परंतु आप चाहेंगे तो। अनिल ने जानबूझकर वाक्य को अधूरा छोड़ दिया। आप एक बार सपना से बात करके देखिए। अगर वह तलाक चाहती है तो हम सहर्ष उसे देने के लिए तैयार हैं। अगर वह आपके घर जाना चाहे तो। वह तो भरी अदालत में कह चुकी है कि हमारे यहाँ नहीं आना चाहती। फिर भी हमें महेंद्र से बात करनी होगी। सब कुछ उसके ऊपर निर्भर करता है। एक बार हम उसकी ज़िंदगी नरक बना चुके हैं, दोबारा उसे नरक में नहीं ढकेल सकते। ठीक है, हम सपना से बात करके 1-2 दिनों में आपसे मिलते हैं। उचित अवसर पर अनिल ने सपना को समझाते हुए कहा, बेटा, अपने भविष्य के लिए तुमने जो रास्ता चुना है वह तुम्हें कहीं नहीं ले जाएगा। तुमने देख लिया कि अब तुम मुकदमा नहीं जीत सकती। झूठे तथ्यों के आधार पर तुम्हें महेंद्र से तलाक भी नहीं मिल सकता। अगर वे देना चाहेंगे तभी यह संभव है। परंतु इतनी मक्कारी और फरेब के बाद भी क्या तुम्हें अकल नहीं आएगी कि इज्जतपूर्ण वैवाहिक जीवन अच्छा है या सारे नाते रिश्तों को तोड़कर एक अजनबी व्यक्ति के साथ जीवन व्यतीत करना? प्रेम विवाह में जीवन की कठिनाइयां बाद में दिखाई देती हैं। माता पिता की सहमति से तय वैवाहिक संबंधों में कठिनाइयों को दूर करने के रास्ते तलाशे जा सकते हैं, लेकिन प्रेम विवाह में पति पत्नी ही इन्हें दूर कर सकते हैं। कोई और रिश्तेदार उनके बीच में नहीं आता। अब तुम सोचो तुम्हें क्या करना है। सपना मानसिक रूप से परेशान थी। वो समझती थी कि लड़ाई झगड़े से मामले सुलझ जाते हैं और पुलिस में रिपोर्ट लिखाने से तलाक मिल जाता है। यहाँ तो मामला ही उल्टा पड़ गया। उसकी सारी गोटियाँ उल्टी पड़ गई थी। कुछ भी आसान नहीं लग रहा था। कोर्ट में मामला पता नहीं कितने दिन तक चलेगा। तब तक वह बूढ़ी नहीं हो जाएगी। उसका प्रेमी कब तक उसका इंतज़ार करेगा? वह समझती थी सब कुछ ढका छिपा रहेगा और घरेलू हिंसा के आड़ में उसे तलाक मिल जाएगा। परंतु उसकी सारी पोल खुल गई थी। अब अगर वह अपने मामले को वापस ले लेती है तब भी महेंद्र से तलाक लेने का उसके पास कोई आधार नहीं बनता। उसका मामला झूठ साबित हो गया था। मांगने से क्या महेंद्र उसे तलाक देगा? उसे और उसके माता पिता को जेल भिजवाकर उसने अच्छा तो नहीं किया था, परंतु यही बात उसके पक्ष में जाती थी। उसके कर्म का देखते हुए शायद वह उसे तलाक दे दे। महेंद्र उसके साथ बाकी जीवन क्यों व्यतीत करेगा? क्या उसे माफ़ कर देगा? ऐसा भला कौन होगा जो सपना की गलती को माफ़ कर सकता था? उसे अभी भी आशा की किरण नजर आ रही थी। उसकी मानसिक स्थिति कुछ ऐसी थी कि वह सही निर्णय नहीं ले पा रही थी। उसने पापा से कहा, इतना सब होने के बाद क्या मैं महेंद्र के साथ सामान्य जीवन व्यतीत कर पाऊंगी? लगता तो नहीं।
परंतु अगर तुम स्वयं को सुधार सकती हो तो मैं समझता हूँ कि राजीव जी का परिवार तुम्हें माफ़ कर देगा। वे बहुत अच्छे लोग हैं। वह सोच में पड़ गई, फिर बोली, अगर वे मुझे तलाक दे दें। अनिल ने आंखें चौड़ी कर उसे देखा। प्रेम का भूत अभी तक तुम्हारे सिर से नहीं उतरा? पापा, आपने शादी के पहले मेरी कोई बात नहीं सुनी, इसलिए मुझे इतना प्रपंच करना पड़ा। अब मेरी सुन लीजिए, शायद बात बन जाए। मुझे नहीं लगता कि मैं महेंद्र के साथ खुश रहूंगी। मैंने उसे इतना कष्ट दिया है कि उसके माँ बाप को जेल भिजवाया है। ऊपर से भले वे लोग कुछ ना कहे, परंतु अंदर से कभी माफ़ नहीं करेंगे। तुम नहीं सुधरोगी। अनिल गुस्से से उठकर अपने कमरे में चले गए। सपना की मम्मी की समझ में नहीं आ रहा था कि कैसी बेटी उन्होंने जनी थी। वे अंदर ही अंदर गुस्से से उफन रही थी, परंतु कुछ करने की स्थिति में नहीं थी। बेटी उन्हें अपनी सबसे बड़ी दुश्मन लग रही थी। घर का माहौल बहुत विषैला हो गया था। अनिल अपनी बेटी के कृत्य से बहुत दुखी थे। वे अकेले ही राजीव के घर गए। सबके सामने उन्होंने हताश स्वर में कहा, राजीव भाई, बुजुर्ग सही कह गए हैं। आदमी अपनी औलाद से हार जाता है। मैं हार गया। सपना को समझाना किसी के भी वश में नहीं है। क्या चाहती है वह? राजीव ने स्पष्ट रूप से पूछा। किसी भी तरह महेंद्र से तलाक चाहती है। कुछ पल के लिए सबके बीच डरावना सन्नाटा पसरा रहा। इस सन्नाटे के बीच सबके दिल बस धड़क रहे थे और सांसों की सरसराहट इस बात का यकीन दिला रही थी कि सभी जिंदा थे। राजीव का दिल पहले से ही चकनाचूर था। सपना के अंतिम निर्णय से पारिवारिक जीवन के सुख चैन की अंतिम किरण भी बुझ गई थी। मरे से स्वर में उन्होंने कहा, अब भी अगर वह नहीं सुधरना चाहती तो कोई कुछ नहीं कर सकता। उसे आग से खेलने का शौक है तो अंगारे खाती रहे, बस हमें छुटकारा दे दे। हमारी तरफ से कोई अड़चन नहीं है, हम संबंध विच्छेद कर लेंगे। नहीं पापा। अचानक महेंद्र की गंभीर आवाज़ गूंजी। क्यों? राजीव के मुंह से निकला। क्योंकि ऐसी झूठी और फरेबी लड़कियों को सबक सिखाना बहुत आवश्यक है। विवाह एक सोचा समझा बंधन माना जाता है। सुखी दाम्पत्य जीवन एक अच्छे परिवार और समाज की सुदृढ़ नींव बनता है। हम सपना जैसी लड़कियों के ओछे व्यवहार से विवाह जैसी संस्था को नष्ट नहीं कर सकते। उसे ये बताना ज़रूरी है कि वैवाहिक संबंधों को बिना कारण तोड़ना इतना आसान नहीं है कि वह आज़ाद होकर अपने प्रेमी से शादी कर ले। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। बेटा, ये क्या कह रहे हो तुम? सपना हमारे साथ नहीं रहना चाहती है तो हम क्यों उसकी राह का रोड़ा बने? इससे हमें भी परेशानी होगी। परेशानी तो होगी, परंतु उसकी राह का रोड़ा बन उसे सुधारा भी नहीं जा सकता। वह बेवकूफ़ है। उसने मेरे साथ ब्याह किया है, फिर भी दाम्पत्य जीवन में आग लगाकर वो प्रेमी के साथ घर बसाने के सपने देख रही है। उसे समझना होगा ये इतना आसान नहीं है। तलाक मिलने तक वह बूढ़ी हो जाएगी। हमारी न्यायिक प्रक्रिया बहुत जटिल है। तलाक लेने की प्रक्रिया तो और भी अधिक जटिल है। हमारा कानून विवाह को महत्व देता है, तलाक को नहीं। महेंद्र ने कहा, इससे तो हम भी सालों साल कानूनी पचड़े में फंसे रहेंगे। हमारा पारिवारिक जीवन कष्टप्रद हो जाएगा। राजीव ने कुछ सोचते हुए कहा, परंतु हम गलत परंपरा को बढ़ावा भी नहीं दे सकते। सपना शादी के पहले कुछ भी कर लेती, परंतु एक बार वैवाहिक बंधन में बंधने के बाद उसकी गलत हरकतों को हम मान्यता नहीं दे सकते। हमारे परिवार से उसे कोई तकलीफ नहीं थी, फिर भी उसने हमें मुसीबत के जाल में फंसा दिया। इसकी सज़ा तो उसे मिलनी ही चाहिए। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों, ऐसी ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।